Assalamu alaikum everyone, this is Uswa Sultan and the topic of discussion today is moment of inertia. So firstly we discuss inertia. Inertia of a body is a tendency to do nothing. Inertia is tendency to do nothing. कुछ ना करने की सलाहियत. अगर आप इसको दूसरे लफ्ज़ों में कहें तो अपनी जो स्टेट आपकी है उसी स्टेट में रहने की जो आपकी सलाहियत है वो कहलाती है इनर्शिया. फॉर एग्ज़ाम्पल, इफ़ यू आर इन रेस्ट देन द टेंडेंसी टू स्टे इन रेस्ट इज़ नॉन एज इनर्शिया, एंड इफ़ यू आर इन अ मोशन देन द स्टे इन मोशन इज़ नॉन एज इनर्शिया. योर टेंडेंसी टू स्टे इन मोशन is said to be inertia, or in other words we can say the tendency of a body to resist linear acceleration. Tendency of a body to resist linear acceleration is known as inertia. किसी भी बॉडी में लीनियर एक्सेलरेशन को रेजिस्ट करने की जो उसकी टेंडेंसी है वो कहलाती है इनर्शिया. और अगर कोई बॉडी और उसके अंदर एंगुलर एक्सेलरेशन को रेजिस्ट करने की कोई प्रॉपर्टी पाई जाए कि हम कहेंगे द टेंडेंसी ऑफ अ बॉडी टू रेजिस्ट angular acceleration is known as moment of inertia. So the difference between inertia and moment of inertia is only linear acceleration and angular acceleration. अगर कोई बॉडी जो है वो resist करती है linear acceleration को, उसमें टेंडेंसी है कि वो linear acceleration को resist कर सकती है, तो that is inertia. लेकिन अगर कोई बॉडी जो है वो एंगुलर एक्सेलरेशन को रेजिस्ट करती है, उसके अंदर टेंडेंसी है टू रेजिस्ट एंगुलर एक्सेलरेशन, देन इट इज़ नोन एज मोमेंट ऑफ इनर्शिया. सो द बेसिक डिफरेंस इज़ जस्ट लीनियर एक्सेलरेशन एंड एंगुलर एक्सेलरेशन. सो अगर हमारे पास कोई भी एक लाइन एल है, डैट इज़ द लाइन एल, और इसके गिर्द कोई मास जो है वो रोटेट कर रहा है. ये लाइन एल है, आप इसे सेंट्रल लाइन या एक्सिस ऑफ रोटेशन भी बोल सकते हैं. इसके इर्द गिर्द कोई मास मूव कर रहा है, और लेट जो मास मूव कर रहा है यहाँ पे वो मास का कोई एक पार्टिकल पी पड़ा हुआ है. सो पी का इस लाइन के साथ जो वर्टिकल डिस्टेंस है हम उसे चूज़ कर लेते हैं कि वो आर है, और ये जो पार्टिकल हमने चूज़ किया है इसका मास एम होगा. तो फिर जो मोमेंट ऑफ इनर्शिया आपने कैलकुलेट करना है रिप्रेजेंट होगा बाय आई से हम इसे रिप्रेजेंट करते हैं. ये होगा प्रोडक्ट ऑफ मास एंड द वर्टिकल डिस्टेंस स्क्वायर ऑफ द वर्टिकल डिस्टेंस फ्रॉम द एक्सिस ऑफ रोटेशन. सो मोमेंट ऑफ इनर्शिया इज़ द प्रोडक्ट ऑफ मास ऑफ द पार्टिकल एंड द वर्टिकल और परपेंडिकुलर distance of particle from the line of axis of rotation या from the line of rotation around which the particle is rotated. ये भी एक डेफिनेशन हम करते हैं. इनर्शिया है क्या? इनर्शिया प्रोडक्ट है मैस का, उस पार्टिकल के मैस का जिस बॉडी के पार्टिकल्स को आप चेक करें, यानी जो चीज़ रोटेट कर रही है उसका कोई एक पार्टिकल आपने लिया, उसका आपने मैस लिया, वो मैस आपके पास आएगा, और उसके साथ जो दूसरी चीज़ आपके पास है वो है परपेंडिकुलर डिस्टेंस. आपने जो एक्सिस ऑफ रोटेशन लिया उससे उस मैस के पार्टिकल का परपेंडिकुलर डिस्टेंस लिया और उसका आपने लिया स्क्वायर, और उसके साथ जो प्रोडक्ट लेंगे वो आएगा आई. ये तो बात हो रही है हमारे पास मोमेंट ऑफ इनर्शिया एक पार्टिकल की. पर जाहिर है जो रोटेशन हो रही है वो रिजिड बॉडी में हो रही है, और रिजिड बॉडी में एक पार्टिकल तो होता नहीं, तो इसका मतलब है कि रिजिड बॉडी में हमारे पास n पार्टिकल्स हैं. अगर n पार्टिकल्स हैं तो फिर n पार्टिकल्स के लिए मोमेंट ऑफ इनर्शिया कितना होगा. सो वी कैलकुलेटेड इट. सो लेट हमारे पास जो बॉडी थी उसके अंदर जो पार्टिकल्स हैं वो n है. देयर आर n पार्टिकल्स इन अ रिजिड बॉडी. सो
रिजिड बॉडी में n पार्टिकल्स हैं तो फर्स्ट पार्टिकल के लिए मास m1 है, सेकंड के लिए m2 है, सो ऑन सब के लिए हमने लिख लिया कि हमारे पास mn तक मैसेज वेरी कर रहे हैं। ज़ाहिर है जो पार्टिकल हमारे पास है, हमारे पास कोई श्योरिटी नहीं है कि जो पार्टिकल्स हमने डिवाइड किए हैं कि एक पार्टिकल का मैस जितना है दूसरे का भी उतना ही होगा, तो हमने जी मैसेज में डिफरेंस ले लिया। उसके बाद जो परपेंडिकुलर डिस्टेंसेस हैं, अब अगर एक पार्टिकल यहाँ पर हमने कहा था यहाँ है, दूसरा कहीं यहाँ हो, तो ये जो परपेंडिकुलर डिस्टेंस है ये वेरी करेगा। इसका मतलब है कि परपेंडिकुलर डिस्टेंसेस भी सेम नहीं है। हैविंग परपेंडिकुलर डिस्टेंसेस r1 r2 so on rn from the axis of rotation or the line of rotation. So I1 जो फर्स्ट पार्टिकल के लिए आपके पास मोमेंट ऑफ इनर्शिया होगा वो होगा m1 r1 का स्क्वायर। सेकंड के लिए क्या होगा, I2 इज इक्वल टू m2 r2 का स्क्वायर। उसी का मैस और उसी का परपेंडिकुलर डिस्टेंस लेना है। ऐसा थोड़ी है कि हमारे पास जो है वो इनर्शिया हमने किसी पार्टिकल का निकालना है, मैस हमने किसी और का लिया, तो जिस पार्टिकल की बात करें उसी पार्टिकल का मैस और उसी पार्टिकल का परपेंडिकुलर डिस्टेंस हम ले रहे हैं। उसके बाद आएगा जी I3 अगर निकालना हो तो वो फिर क्या आएगा, मैस ऑफ थर्ड पार्टिकल विद द परपेंडिकुलर डिस्टेंस of third particle from the axis of rotation or the line of rotation। और इसी मैनर में आप चलते जाएं तो आप पहुंच जाएंगे n पार्टिकल पे। n पार्टिकल फिर क्या होगा, mass of nth particle and the perpendicular distance of nth particle और उसका स्क्वायर, इनका प्रोडक्ट। अब हमारे पास हर पार्टिकल पे हमने कैलकुलेट कर लिया, तो अब हमारे पास जब हमने टोटल निकालना है तो हम इन सब का सम ले लेंगे। I इज़ इक्वल टू I1 प्लस I2 प्लस I3 प्लस सो ऑन प्लस IN। सो I फिर आपके पास क्या होगा, m1 r1 स्क्वायर, m2 r2 स्क्वायर, m3 r3 स्क्वायर प्लस सो ऑन प्लस mn rn स्क्वायर। सब के सब को समेशन में अगर कंबाइन कर दूँ तो यूँ लिखा जा सकता है, I मूव फ्रॉम 1 to n mi ri स्क्वायर। सो दिस इज़ द moment of inertia for a rigid body which has n particles। so अब अगर हम इससे आगे मूव करें और हम निकालना चाहें मोमेंट ऑफ इनर्शिया किसी ऐसी बॉडी का, बहुत स्मॉल एरिया के लिए आप कह सकते हैं कि हमने जो है वो एक ऐसी बॉडी लेनी है, रफली कोई भी बॉडी आपने ले ली, हम उसके लिए कंबाइन मोमेंट ऑफ इनर्शिया निकालना चाह रहे हैं। हमें नहीं पता कि उसके अंदर जो नंबर ऑफ पार्टिकल्स हैं वो कितने हैं। यहाँ तो आपको समेशन चाहिए ना, वहाँ पे फ़र्ज़ करें हमें समेशन जो है वो नहीं चाहिए, तो वहाँ पर अब हम क्या करेंगे, तो हमें पता है कि फिर जब हमारे पास ऐसा केस आ जाए तो हम एक बॉडी को बहुत छोटे छोटे पार्ट्स में डिवाइड करते हैं, देन हम उन सब का समेशन लेते हैं। उन सब का समेशन लेने के बाद वो जो समेशन हम लेते हैं वो हमारे पास, उसमें हम इंटरवल को इतना छोटा ले लेते हैं कि हम कहते हैं उसके अंदर जो मैस है वो भी कांस्टेंट है और जो डिस्टेंस उसका परपेंडिकुलर डिस्टेंस है वो भी ऑलमोस्ट सबका सेम ही है। तो वहाँ पर हम जो है वो उसे कंसीडर करते हैं और फिर हम उस पर इंटीग्रल अप्लाई कर देते हैं। तो ये तो केसेस थे जहाँ पे मैस भी डिफरेंट होना है और डिस्टेंस भी, पर हमें जब पूरी बॉडी को कैलकुलेट करना है तो हम उसके हिसाब से फिर चलेंगे। सो अगर आप पूरी बॉडी के हिसाब से चलेंगे देन हमारे पास फिर क्या होगा, हम कहते हैं जनाब अगर पूरी बॉडी के हिसाब से हम चल रहे हैं तो फिर आई हमने कैलकुलेट किया कि फिर उस हिसाब से फिर हमारे पास आना चाहिए इंटीग्रल। अब अगर इंटीग्रल आएगा तो यहाँ पर m की आप जो r है वो भी हमारा ऑलमोस्ट सबके लिए एक जैसा हो गया, r स्क्वायर ले लिया हमने, सबके लिए एक जैसा ही है। यहाँ पर जो आपके पास dm है यहाँ पे आप लेंगे dm विच इज़ द मैस एलिमेंट, और मैस एलिमेंट चूँकि हमारे पास हम बहुत छोटे पार्टिकल की बात करें तो हमने उसका मैस भी जो है वो dm ले लिया।
अब हमारे पास हमें एक चीज़ का पता है कि जो रो होता है, रो इज़ द डेंसिटी, और हमने कहा जो रिजिड बॉडी है उसकी डेंसिटी के बारे में हमें ज़ाहिर है अगर मास कांस्टेंट है तो फिर डेंसिटी भी उसी के हिसाब से सेम ही ऑलमोस्ट आएगी। सो डेंसिटी हमारे पास होती है m/v, और अगर आप इसको लिखें तो हम इसको यूँ भी लिख सकते हैं कि अगर डिस्टेंस एलिमेंट dm होगा तो फिर वॉल्यूम एलिमेंट dv हो। ओके, क्योंकि डेंसिटी ने तो हो जाना है कांस्टेंट, उसे आप चेंज नहीं कर सकते। सो dm/dv की बात यहाँ पे अगर आप इसको dv से मल्टीप्लाई भी कर दें और dv से डिवाइड भी कर दें तो फिर ये आपके पास क्या बनेगा, r² dm/dv इंटू dv। सो ये वाली चीज़ आपके पास रो के बराबर है, तो यहाँ आ गया रो r² इंटीग्रल dv। फाइन, रो को बाहर ले सकते हैं, सो हम रो बाहर लिख देते हैं। ये आ गया आपके पास रो इंटीग्रल r² dv। सो अब हमारे पास जो चीज़ हमने नोट डाउन करनी है वो ये कि जनाब यहाँ पर जब ये तो हमारे पास उस केस में जब हमें डेंसिटी गिवन होगी और r हमारे पास परपेंडिकुलर डिस्टेंस है, v हमारे पास फिर है वॉल्यूम एलिमेंट। अब अगर मोमेंट ऑफ इनर्शिया हमने किसी ख़ास एक्सिस के गिर्द लेना हो, फॉर एग्जांपल हमें एक्स एक्सिस के गिर्द मोमेंट ऑफ इनर्शिया चाहिए, हम उसे यूँ रिप्रेजेंट करते हैं 2 टाइम्स x के साथ, x का x एक्सिस के रोटेशन में। अब अगर आप x एक्सिस में होंगे तो फिर r जो आपका पोजीशन वेक्टर या आपका परपेंडिकुलर डिस्टेंस है, तो इसके जो परपेंडिकुलर आपके पास प्लेन होगा वो y और z होगा। इसका मतलब है r फिर आपके पास y और z कंपोनेंट पे डिपेंड करेगा। तो फिर अगर इसमें मैं वैल्यू लगाऊं तो फिर हमारे पास मोमेंट ऑफ इनर्शिया x का क्या बनना चाहिए, r, और आपने लेना है r हमारे पास परपेंडिकुलर डिस्टेंस है और एक्सिस ऑफ रोटेशन अब ये x हो गया हुआ है, तो x के परपेंडिकुलर प्लेन होता है y एंड z। सो y² प्लस z², इसके साथ लिख लिया मैंने dm। आप चाहें तो यहाँ पे वैल्यू लगाएंगे तो यहाँ पे dv आ जाएगा और ये रो आपके पास फिर बाहर होगा। उसके बाद इसी तरह से अगर आप i y निकाल लें, सो y के परपेंडिकुलर एक्सिस होता है x² प्लस z² dm। इसी तरह आप i z निकाल लें, यह आपके पास क्या होता है, ये हमारे पास होता है इसके परपेंडिकुलर एक्सिस, हमारे पास परपेंडिकुलर प्लेन आना है x और y, सो x² प्लस y² dm। ये तो हो गए आपके पास सेम एक्सिस पे। अब अगर आपके पास आपको निकालना पड़े एक्सिस ऑफ रोटेशन i(xy) निकालने हैं आप, तो i(xy) आपके पास -mxy होगा। ठीक है जी, ये भी ऐसे ही कैलकुलेट आप करेंगे। सिमिलरली अगर आपने i(y)z निकालना हो तो वो आपके पास होगा -my(z). अगर आपने i(xz) निकालना हो तो वो फिर आपके पास आएगा -mxz। अच्छा जी, यहाँ से अब एक चीज़ है कि मोमेंट ऑफ इनर्शिया आपका नेगेटिव नहीं हो सकता। पहली चीज़, मोमेंट ऑफ इनर्शिया आप नेगेटिव में आपको आंसर नहीं देगा। यहाँ पर जब आप वैल्यूज़ पुट करेंगे, उसे सॉल्व करेंगे तो ये पॉजिटिव ही हो जाएगा। मोमेंट ऑफ इनर्शिया नेगेटिव नहीं होता। दूसरी चीज़ आपके पास कि जो ये आपके रिप्रेजेंटेशंस हैं एक्स जी वाई जी, इसमें हम एक्स को 1, वाई की वैल्यू को 2 और जी की वैल्यू को 3 पुट करेंगे तो आपके पास वैल्यूज़ इस तरह से कुछ आ जाएंगी कि i(x)s i(1) हो जाएगा। ये इस तरह से भी रिप्रेजेंट किया जाता है। अगर कहीं पे आपको इस तरह से वैल्यूज़ मिल जाएं कि i(2) 2 i(3) 3 की फॉर्म में, तो इसमें आपने जो है वो कंफ्यूज नहीं करना कि हमारे पास वैल्यू है कौन सी। सो वो वैल्यूज़ यही वाली आपकी यूटिलाइज़ होंगी। सिमिलरली अगर आपके पास एक्स वाई होगा तो वो i(1) 2 होगा। आपके पास अगर एक्स जी होगा तो i(1) 3 होगा। अगर आपके पास वाई जी होगा
तो इट इज़ I23। सो फिर अगर हम मैट्रिक्स लिखें, मैट्रिक्स अगर हम लिखें इसका मोमेंट ऑफ इनर्शिया का, सो मैट्रिक्स ऑफ मोमेंट ऑफ इनर्शिया में यही वाली सारी वैल्यूज़ हमारे पास आती हैं, विच इज़ नॉन एज, बहुत इंपॉर्टेंट होता है मैट्रिक्स ऑफ मोमेंट ऑफ इनर्शिया। अब इसमें आपने देखना ये है, पहली वैल्यू तो आपकी आनी है IX/X। सेकंड वैल्यू, अब x ही अपनी जगह पे रहेगा, जैसे आप लिखते हैं ना A11, A12, A13, उसी तरह से अब A11 आपने लिख लिया हुआ है। अब A12 हमारे पास क्या था, XY। अब आपने एक चीज़ नोट डाउन करनी है कि जो XY की वैल्यू हमने यहाँ से निकाली थी वो थी नेगेटिव में, और हमने कहा है कि मोमेंट ऑफ इनर्शिया नेगेटिव नहीं होना चाहिए। सो हमने यहाँ पे -I/XY, सिमिलरली -I/XZ। ठीक है। अब I21 में क्या होगा, y पहले होगा x बाद में होगा, सो I/YX, और होगा ये भी नेगेटिव में। उसके बाद I/YY -I/YZ। अब ये वाला आएगा वैल्यू तो ये नेगेटिव में आएगा, I/ZY माइनस ZX आएगा यहाँ पे, ZX माइनस I/ZY I/ZZ। अब इन वैल्यूज़ को जब आपने ओपन करना है ना, तो वहाँ पे पता लगेगा वैल्यूज़ आपकी नेगेटिव कोई भी नहीं आएगी। आप मैट्रिक्स है सॉल्व आउट करेंगे। सो दिस इज़ नॉन एज द मैट्रिक्स ऑफ मोमेंट ऑफ इनर्शिया।